नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव सिंह एजुकेशन हब में। आज की जो क्लास हमारी है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। और अभी मैं आपको ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी की सीरीज में जो हमारा अगला टॉपिक है वो आप देख रहे हो पारिस्थितिकी तंत्र। ये पारिस्थितिकी तंत्र जितना जूलॉजी से संबंधित है, जितना बॉटनी से संबंधित है, उतना ही यह ज्योग्राफी से भी संबंधित है। ज्योग्राफी में भी हमें ये पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना होता है। तो आज हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे। कुछ दोस्त हमारे फेसबुक पर पूछ रहे थे कि सर आपकी जो क्लासेस होती हैं वो पता नहीं चलती हैं। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जिस भी टाइम ऑनलाइन होंगी, आपको पता चल जाएगा। या जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा तो आपको वो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास, कौन सा लेक्चर पोस्ट हुआ है। तो अभी हम सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं और सामान्य अध्ययन में आज की जो क्लास हमारी है पारिस्थितिकी तंत्र पर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पारिस्थितिकी तंत्र। कोई भी क्वेश्चन इससे छूटना नहीं चाहिए। आज हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो जो मैंने प्री मेड कर दिया है, पहले से ही आपका बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे हम पहले पारिस्थितिकी कहते हैं। शब्द है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी को अगर अंग्रेजी में देखें तो इसे इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी है क्या, इकोलॉजी है क्या? पारिस्थितिकी मींस जब पृथ्वी पर उपस्थित जीव और उसके चारों तरफ उपस्थित वातावरण, पृथ्वी पर उपस्थित जीव और उसके चारों तरफ उपस्थित वातावरण के अंतर्गत या दोनों के मध्य में एक अंतःक्रिया या सामंजस्य देखा जाता है, इसका जो हम अध्ययन करते हैं विज्ञान में उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पुनः सुनिएगा, जिस विज्ञान में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का उनके वातावरण के साथ अंतः संबंध और अंतः क्रिया प्रदर्शित की जाती है, ऐसी विज्ञान को पारिस्थितिकी कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम देने का श्रेय अर्नेस्ट हैकल को गया। ये शब्द जो दिया था उनका नाम था डॉक्टर अर्नेस्ट हैकल। डॉक्टर अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया। इस इकोलॉजी शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसके बारे में सबसे ज्यादा काम करने का श्रेय जाता है यूजीन पी ओदुम। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यूजीन पी ओदुम पारिस्थितिकी में बहुत अत्यधिक काम करने के लिए जाने गए। इन्होंने बहुत अच्छा इसके लिए काम किया। तो ये टाइम था 1925। 1925 में इन्होंने बहुत अच्छा इसके लिए काम किया। पारिस्थितिकी से संबंधित लगभग 400 किताबें इन्होंने लिखी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यूजीन पी ओदुम तथा डॉक्टर अर्नेस्ट हैकल। डॉक्टर अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहली बार पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द दिया था, सॉरी माफ करिएगा, पारिस्थितिकी शब्द दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग शब्द है जो हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो पारिस्थितिकी आप समझ गए होंगे क्या होता है कि जीवों और वातावरण, जीवों में जंतु भी आ जाएंगे और वनस्पति भी आ जाएंगी। तो जीवों तथा वातावरण यानी जो भौतिक वातावरण है, इन दोनों के मध्य एक रिलेशन होता है, एक अंतःक्रिया होती है, एक संबंध होता है, और इस संबंध का अध्ययन हम पारिस्थितिकी में करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, यानी पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र या जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखिए, ये टॉपिक जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सो दे कैन आल्सो वॉच द वीडियो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या है। पारितंत्र शब्द सबसे पहली बार देने का जो श्रेय गया वो गया एजी टेंसले को। एजी टेंसले ने 1935 में
1935 में सबसे पहली बार ये पारितंत्र नामक शब्द दिया और इन्होंने बताया कि पारितंत्र दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। दो प्रकार के घटक कौन कौन से होते हैं? इन्होंने बताया कि वातावरण में दो प्रकार के घटक होते हैं, जिसमें एक बताया इन्होंने जैविक घटक और दूसरा बताया इन्होंने अजैविक घटक। इकोसिस्टम या पारितंत्र दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, अंग्रेजी में इसको बायोटिक कहते हैं और इसे अंग्रेजी में अबायोटिक कहा जाता है। जैविक घटक यानी यह पूरी तरह से सजीवों से संबंधित होगा। सजीवों में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु सभी आते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। अजैविक घटक निर्जीव यानी जो भौतिक वातावरण हमारा है या जिसमें हम ये कह सकते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व भी पाए जाते हैं, ऐसे वातावरण अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। फर्दर जैविक घटक को इसके मुख्य तीन भागों में बांट दिया गया, जिसमें सबसे पहला भाग है जिसको हम कहते हैं उत्पादक, दूसरा भाग है इसमें से उपभोक्ता और तीसरा भाग है जिसे हम कहते हैं अपघटक। अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र में आपने देखा कि पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, इसे हम कई नामों से जानते हैं। सर्वप्रथम ये शब्द एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी में दिया। एजी टेंसले ने बताया कि किसी भी पारितंत्र के दो हिस्से होते हैं और पारितंत्र पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं तथा अजैविक घटक को अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैविक घटक में तीन आते हैं हमारे, ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो भोजन को उत्पादित करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का उपयोग करके पत्तियां, जो पेड़ पौधों में पत्तियां लगी होती हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं और भोजन का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन गैस भी साथ ही साथ लिबरेट करती हैं। भोजन का निर्माण ये करते हैं, इसमें सभी पेड़ पौधे आ जाएंगे। उपभोक्ता कंज्यूमर होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं यानी वो उपभोग करते हैं। ये उपभोक्ता पूरी तरह से पेड़ों पर डिपेंड होते हैं या दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। ये क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ये स्वयं अपना खाना नहीं बना पाते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं सभी के सभी। इसके बाद थर्ड आता है अपघटक। अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भी कार्बनिक चीजें होती है उनको उनके टुकड़ों में तोड़ देते हैं, या ये कह लीजिए कि उसका अपघटन कर देते हैं, तोड़कर उसे पूरी तरह से मिट्टी में बदल देते हैं या उसके तत्वों में अलग अलग उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें तोड़ देते हैं। तो इस तरह से जैविक घटक तीन हो जाते हैं हमारे, जिसमें कि सबसे पहला आपने देखा प्रोड्यूसर्स, दूसरा देखा आपने कंज्यूमर और तीसरा देखा आपने जो कि पूरी तरह से जिन्हें हम कहते हैं अपघटक कहते हैं, या इसको इंग्लिश में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आई विल टेल यू लेटर। फर्दर आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये आपने देखा अजैविक घटक भी इसमें गाइस दो प्रकार के होते हैं, या यूं कहूं तीन प्रकार के होते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं अजैविक घटक के बारे में भी आपको बता देता हूं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इनके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो चित्र बना होने की वजह से आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन चित्र जो बनाया गया है वो स्पेशली इसीलिए बनाया गया कि आपको और चीजें समझानी है, इसलिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आगे का और देखते हैं। थोड़ा सा समय कम मिल पाता है दोस्तों ऑनलाइन आने का, परंतु मैं कोशिश जरूर करता हूं कि मैं ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा हूं, जिससे कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपका जो भी डाउट्स होंगे पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के बारे में वो सब क्लियर हो जाएंगे और एक सीरीज में बन जाएंगे, जिससे आपको आगे कोई भी अपनी राय बनाने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों अभी आपने जो देखा था जैविक और अजैविक कंपोनेंट में, सबसे पहले आपने देखे थे, मैं एक बार पुनः बता देता हूं, जैविक और अजैविक। जैविक कंपोनेंट के कई अन्य भाग भी होते हैं, जिसमें आपने पहले तो तीन भाग इसके देखे थे। एक आपने देखा था उत्पादक, दूसरा आपने देखा उपभोक्ता
और तीसरा आपने पहले ही देख चुके हैं, अपघटक होता है। मुझे बस एक चीज बतानी थी कि जो उपभोक्ता होते हैं यह भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है, जैसे हम कहते हैं 3 कह लीजिए, या इन्हें 4 प्रकार से हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। चौथा होता है शीर्ष उपभोक्ता। चौथा होता भी है किसी किसी में, कहीं कहीं नहीं भी होता है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की हम पारितंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तालाब पारितंत्र है, जंगल पारितंत्र है, या महासागरीय पारितंत्र है, या कृषि पारितंत्र है, कैसा पारितंत्र है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चौथा होगा या नहीं होगा। अपघटक में जो होते हैं इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसमें आते हैं हमारे कवक आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कवक और बैक्टीरिया। आप देखते ही होंगे कि जब भी कोई खाद्य पदार्थ सड़ रहा होता है पूरी तरह से, तो जब खाद्य पदार्थ सड़ रहा होता है तो उसमें क्या होता है, कवक होते हैं, फफूंद लग जाती है, जीवाणु पनपते हैं, उससे बहुत बदबू आने लगती है, एक बास आने लगती है उससे। तो ये सब जो होते हैं अपघटक ही होते हैं, उसको पूरी तरह से तोड़ रहे होते हैं, उसको पुनः अपने उसके तत्वों में, एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। तो ये अपघटक होते हैं। इस तरह से ये भी आपने देखे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और शीर्ष उपभोक्ता। तो आप यहां से आई होप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा अजैविक की बात कर लेता हूं कि अजैविक कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो दोस्तों, अजैविक कंपोनेंट में जो आती हैं 3 आते हैं हमारे। नंबर 1 कार्बनिक तत्व, नंबर 2 अकार्बनिक तत्व, और कुछ आते हैं यहां से भौतिक तत्व। भौतिक तत्व भी आते हैं। तो अजैविक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें से, जैसे कार्बनिक तत्व जो कार्बन कंपोनेंट जिसमें पाया जाता है वो इसमें से आएंगे। अकार्बनिक तत्व जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे खनिज लवण होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ये सब तरह तरह के होते हैं। भौतिक तत्वों में क्या आ जाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश आ जाता है, ठीक है, मिट्टी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, इस तरह के यहाँ पर कंपोनेंट देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ये अजैविक कंपोनेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जो है वो इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट देखे जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा पूरा, तालाब पारितंत्र या कोई भी मैं आपको एक बनाकर पूरा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसमें होते हैं। फर्दर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और आगे की हम चर्चा करेंगे। तो अगला है ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो किस प्रकार से होता है, यह आप यहां पर देखोगे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमान। लिंडमान लिंडमान ने ऊर्जा का 10% का नियम दिया। ऊर्जा का 10% का नियम दिया। ऊर्जा का 10% का नियम जो है वो किस प्रकार काम करता है। लिंडमान ने कहा कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर, यानी क्योंकि खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं तो पौधे होते हैं, पौधों को खाने वाले कीट होते हैं, कीटों को खाने वाला उसका जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है और तृतीयक उपभोक्ता होता है। सब एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं और इसी को खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं जो एक आपके सामने बनी हुई है, इसे फूड चेन कहा जाता है। लिंडमान का इतना सा कहना है सिर्फ कि जब भी एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह 10% होता है। 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित हो पाती है, जबकि 90% ऊष्मा जो होती है या ऊर्जा हम कह लें उसका ह्रास हो जाता है, प्रकृति में ही उसका ह्रास हो जाता है। ओनली 10% जो होती है वही एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में शिफ्ट हो पाती है। यानी अगर पौधों से कीट में ऊर्जा को देखें तो सिर्फ 10% ही जाता है, 90% उसका ह्रास हो जाता है उसकी ऊर्जा का।
तो इसी को ऊर्जा का 10% का नियम कहते हैं, या इसी में आप कह सकते हो 10% के नियम में क्या क्या बातें थी। तो एक थी, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। नब्बे प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर 90% जो ऊर्जा होती है उसका पूरी तरह से ह्रास हो जाता है, यानी वो वातावरण में कहीं किसी न किसी रूप में तब्दील हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दी जाती है। तो यहां पर भी यही बात है कि सिर्फ 10% ही शिफ्ट हो पाती है, बाकी अन्य कारण से नष्ट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके कारण नष्ट हो जाती है, तो हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, 10% ही शिफ्ट हो पाती है। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण लिंडमान के अनुसार आपने देखा। इसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है, खाद्य श्रृंखला पढ़नी है। खाद्य श्रृंखला, दोस्तों बताना चाहेंगे, लास्ट नाइट से आई वॉज सफरिंग फ्रॉम बैड कोल्ड बट स्टिल आई एम ऑनलाइन, सो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और दूसरी बात है, आप मन लगाकर आप पढ़ाई करिए, जो भी पॉइंट बताता जाता हूं आप सब लिखते जाएंगे, नोटबुक अपने पास रखिएगा, सब नोट करते जाइएगा। इससे क्या होगा कि नोट करते रहेंगे तो आपके नोट्स भी बनते रहेंगे वन बाय वन करके। तो मैं आपको जैसे ये पढ़ा रहा हूं वैसे ही मैं आपको सभी विषयों का अध्ययन कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। सामान्य अध्ययन आपका पूरा मैं तैयार करवा दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल तैयारी करते रहें। आइए देखते हैं, तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला, जब ऊर्जा का स्थानांतरण या फूड मटेरियल का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है, दूसरे से तीसरे में होता है, तीसरे से चौथे में होता है, इस प्रकार एक श्रृंखला बनकर जो तैयार होती है हम उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पुनः सुनिएगा, जब खाद्य यानी फूड मटेरियल का स्थानांतरण एक ट्रॉफिक लेवल से एक स्तर से दूसरे स्तर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस प्रकार एक चेन का निर्माण होता है और इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे पौधे को खाते हैं कीट, कीट को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सर्प और सर्प को खाता है बाज। तो इस तरह से ये एक श्रृंखला बन जाती है और इसी को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम होते हैं इन्हें कहा जाता है उत्पादक, इन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक को हम एक नाम से और जान सकते हैं, इसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। आप इन्हें उत्पादक कहिए या आप इन्हें स्वपोषी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना स्वयं बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। कीट जो होता है ये पौधे पर डिपेंड होता है पूरी तरह से, सारा कुछ खाना पीना इसका पौधे से ही होता है, इसीलिए ये शाकाहारी होते हैं। जो कीट होते हैं, सभी कीट नहीं, लेकिन मैं कीट की बात कर रहा हूं, कीट पौधों पर खाना खाता है, तो आप इसे कह सकते हो कि ये जो होता है शाकाहारी होता है, ये शाकाहारी। जो शाकाहारी होता है उसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसे प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। इसी कीट को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये कीट पौधों पर खाना खा रहा है, इसलिए जब जो उत्पादकों पर अपना खाना खाते हैं या फीडिंग करते हैं उन्हें हम शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जब मेढक ने कीट को खाया तो वह बन गया द्वितीयक उपभोक्ता, या इसी को हम मांसाहारी भी कह सकते हैं, ये बन गया मांसाहारी हो गया, ये मांसाहारी हो गया। और इसको हम एक नाम से और जान सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं कि यह है द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता बन गया। मेढक को खाने वाला सर्प, मेढक को खाने वाला सर्प, जो कि आप देख सकते हैं कि जो मेढक को खाता है वो सर्प वो तृतीयक उपभोक्ता बन जाता है। ये इसको हम कह सकते हैं यह है शीर्ष मांसाहारी। इसी को हम कह सकते हैं
तृतीयक उपभोक्ता, इसी को हम तृतीयक उपभोक्ता भी कह सकते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये आपने देखा कि जो पेड़ पौधों को खाते थे इनको मैंने प्राथमिक उपभोक्ता कहा, जो इन कीटों को खाते थे इन्हें मैंने द्वितीयक उपभोक्ता कहा, इस मेढक को खाने वाले को मैंने तृतीयक उपभोक्ता कहा। बाज जो सबसे ऊपर होता है इसको हम कह सकते हैं शीर्ष उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता, बाज को मैंने नाम दे दिया शीर्ष उपभोक्ता का, तृतीयक उपभोक्ता। इस तरह से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है और हर स्तर में मैंने कहा 10% ऊर्जा ही जो होती है वो शिफ्ट हो पाती है, बाकी 90% का ह्रास हो जाता है। इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद खाद्य जाल क्या होता है, आइए देखते हैं। खाद्य जाल, ये जिसे हम फूड वेब कहते हैं। फूड वेब कैसे बनता है, देखिए पेड़ पौधे, यहां पर आपके पेड़ पौधे, सामान्य रूप से ये पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों को मान लीजिए खा लिया खरगोश ने, खरगोश ने खा लिया। खरगोश को खाने वाला जो है वो भेड़िया है, भेड़िया को जो खाने वाला है वो शेर है। ये एक सिंपल सी खाद्य श्रृंखला आपके सामने नजर आ रही होगी आपको, जिसमें कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधों पर खाना खाने वाले खरगोश, खरगोश को खाने वाला भेड़िया और भेड़िया को खाने वाला शेर। तो ये आपके सामने खाद्य श्रृंखला बन गई। इस खाद्य श्रृंखला से कुछ और भी खाद्य श्रृंखलाएं निकल सकती हैं, जैसे पेड़ पौधों को खाने वाला भेड़ हो सकती है, पेड़ पौधों को खाने वाली भेड़ हो सकती है। इस भेड़ को खाने वाला जो है वो भालू हो सकता है, और इस भालू को जो खाने वाला हो सकता है वो टाइगर हो सकता है। एक खाद्य श्रृंखला आपके सामने ये भी बनकर तैयार हो गई। इसी तरह से यहां पर जो हो सकते हैं अन्य चीजें भी हो सकती हैं, अन्य कोई भी जानवर हो सकता है। मैं नाम ये ले रहा हूं उसका, बकरी या गाय, जैसे मैंने इसका नाम ले दिया गाय। ये है गाय। जो गाय पर फीडिंग करते हैं, यानी गाय को जो खाते हैं उस कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि गाय को जो है वो भालू खा जाए, या भेड़िया खा जाए, या कोई अन्य जीव खा जाए। तो इसके बाद भालू को जो खाने वाला होता है हो सकता है कि टाइगर हो जाए। तो हम इसको यहां पर नहीं बनाएंगे, हम इसको यहां से इसको हम जोड़ देंगे इसके पास, शेर ने खा लिया, या जो मैंने पहले ही कहा था कि टाइगर ने खा लिया, तो यहां से इसको मुझे जोड़ना होगा, टाइगर के पास जोड़ना होगा। कभी कभी भालू को टाइगर नहीं खाकर शेर खा जाता है, या खरगोश को सीधे टाइगर खा जाता है, या खरगोश को भालू खा जाता है, या भेड़ को भेड़िया खा जाता है, या गाय को भेड़िया खा जाता है। इस तरह से जब आप देख रहे हैं कि एक जगह पर जब दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आकर मिल जाती हैं और एक जाल का निर्माण कर देती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये एक जाल बन गया। यानी जब ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक जगह पर आकर एक जाल का निर्माण कर देती हैं तो उसे हम फूड वेब कहते हैं, या खाद्य वेब कहा जाता है, खाद्य जाल कहते हैं। तो ये आपके सामने एक जाल बन गया जिसमें ढेर सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक जगह पर आकर मिल गई, तो ये बन जाता है खाद्य जाल। अब इसके बाद आइए देखते हैं खाद्य पिरामिड क्या होता है, या फूड पिरामिड जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। खाद्य पिरामिड, खाद्य पिरामिड का अर्थ है, पिरामिड का जो शेप आपने देखा होगा, यह खाद्य पिरामिड दो प्रकार से बनता है। एक बनता है ऊर्जा के आधार पर और एक बनता है संख्या के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर जब भी बनेगा तो ये बिल्कुल सीधा बनेगा, पिरामिड एकदम सीधा होगा, जबकि संख्या के आधार पर जो बनता है वो उल्टा बनता है। तो आइए बनाकर देख लेते हैं कि कैसा बनता है। तो एक बार हम बना दिखा देते हैं आपको इसको। एक, दो, तीन और चार, ये पिरामिड बन गया गाइस। दोस्तों एक पिरामिड, इस पिरामिड में सबसे
जो नीचे होते हैं यहां पर होते हैं उत्पादक, यहां पर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यहां पर होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, यहां पर होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ये इस तरह से पिरामिड बनाने का मतलब इतना सा था कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा जिसके पास पाई जाती है, जो ऊर्जा को स्टोर करके रखते हैं, वो कौन है? उत्पादक है। और उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे। उत्पादक जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा उनके पास होती है। उसके बाद दूसरे नंबर की ऊर्जा किसके पास होती है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो भी जैसे जीव होते हैं आपके, जो पेड़ पौधों पर खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, ये इनके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तीसरे नंबर पर जो होती है मांसाहारी के पास होती है। और चौथे नंबर पर जो होती है जिन्हें हम कहते हैं शीर्ष मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी, इनके पास होती है। तो कुल मिलाकर जो ऊर्जा आप देखते हैं वो इस प्रकार से कुछ होती है। पेड़ पौधे, इनके बाद शाकाहारी, शाकाहारी मांसाहारी, फिर शीर्ष मांसाहारी। ये जो आप पिरामिड बनता हुआ देख रहे हैं ये ऊर्जा का पिरामिड है। और इस ऊर्जा के पिरामिड में मैंने कहा था एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर, तीसरे स्तर, चौथे स्तर में जाने पर ऊर्जा लिंडबान के अनुसार 10% ही जा पाती है, 90% का ह्रास हो जाता है। और इसे हम खाद्य पिरामिड कहते हैं, जो कि ऊर्जा के स्थान पर आपने देखा है सीधा पिरामिड बनता है। लगभग जितने पारतंत्र हमारे यहां पर बनते हैं वो सीधे बनते हैं। कुछ एक पारतंत्र जो संख्या के आधार पर बन जाते हैं वो उल्टे बन जाते हैं। माफ करिएगा, उनको मैं आगे चल के देखूंगा, आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो ये तो आपने देख लिया किस प्रकार से खाद्य जाल और इनसे प्रश्न बनते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ पारतंत्र की, कौन कौन से पारतंत्र होते हैं मुख्य रूप से। तो कुछ प्रश्नों की हम बात करेंगे। देखिए, एक पारतंत्र मैं आपको समझा देता हूं जिसे हम तालाब पारतंत्र कहते हैं, बाकी फिर आके आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक उदाहरण, और उदाहरण के तौर पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं तालाब पारतंत्र। तो उदाहरण के आधार पर जो आप देखने वाले हैं उसे आप तालाब पारतंत्र देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा चित्र देखेंगे, और गैस ये वाला मैं रफ कर रहा हूं, इसकी अब कोई नीड नहीं है, आपको मैंने बता दिया, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए तालाब पारतंत्र आप देखिए, ये एक तालाब है आपके सामने बना हुआ है, ऐसे ये एक तालाब बना हुआ है, इमेजिनरी मान लीजिए, दैट्स इट, उसमें और कुछ आपको कोई समझना है सिर्फ आपको। तो ये एक तालाब बना हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है। कुछ ऐसा ये तालाब है, इसमें कुछ जल भरा हुआ है। इस तालाब में क्या क्या होगा? कुछ इसमें बड़ी मछलियां होंगी, कुछ इस तालाब में बड़ी मछलियां होंगी, इस तालाब में कुछ छोटी छोटी मछलियां भी होंगी, इस तालाब में कुछ ऐसी फिशेस भी होंगी जो कि एक मीडियम साइज की होंगी, इस टाइप की भी फिशेस होंगी। तालाब में ढेर सारे कीट पतंगे होंगे, कीट पतंगे जो कि जली वाले होते हैं।
कुछ यहाँ पर मेढक के अंडे होंगे, लार्वा होगा, मेढक के अंडे व लार्वा। कुछ जली पौधे भी होंगे, जली पौधे भी यहां आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जलकुंभी, सिंघाड़ा इत्यादि यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जली पौधे भी होंगे। कुछ पौधे इसके यहां पर किनारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यहां पर भी, जो कि पानी में तो नहीं पूरी तरह से मर्ज होते, लेकिन पानी उसमें भरा रहता है। ऐसे पौधे जरूर होते हैं कि उनमें आसपास जो होता है वो पानी भरा होता है। तो ऐसे पौधे देखने को यहां पर मिल जाएंगे। कुछ सरफेस वाले भी आपको मिलेंगे जो सरफेस पर तैर रहे होते हैं, मोस्टली यहां पर तैर रहे होते हैं, ये इस तरह से। तो आपके सामने एक मैंने छोटा सा आपको ये दिखाया तालाब पारितंत्र। इस तालाब के पारतंत्र में क्या क्या है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, तालाब के पारतंत्र में अगर हम देखें तो दोनों प्रकार के घटक पाए जाएंगे। सबसे पहले मैं देख लेता हूं जैविक तत्व कौन कौन से होंगे। जैविक तत्वों में सबसे पहले उत्पादक नंबर 1 उत्पादक कौन कौन हो सकते हैं? पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधों में एक तालाब में क्या क्या आ सकता है, जैसे मैंने कहा सिंघाड़ा, जलकुंभी आ सकती है, सिंघाड़ा, जलकुंभी, जुनसिया, अपुंसिया, ये कुछ पौधे हैं, ये भी जो होते हैं तालाब में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जाएंगे तालाब में तो देखने को मिल जाएंगे। कमलगट्टा आप जानते ही होंगे, इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो ये ऐसे पौधे जो है तालाब में आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पौधे भी देखने को मिलेंगे आपको, जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि एक शैवाल है। कुछ आपको बीजीए भी मिलेंगे। बीजीए मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। बीजीए होता है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम कभी कभी साइनोबैक्टीरिया भी इसमें आ जाते हैं आपके। तो बहुत सारे ऐसे होंगे, यहां पर कुछ साइनोबैक्टीरिया भी मिलेंगे। साइनोबैक्टीरिया दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो यही बीजीए होते हैं, शैवाल होते हैं। ये ऑक्सीजन पूरी दुनिया की लगभग 80 से 90% ऑक्सीजन जो होते हैं छोड़ते हैं। बाकी अन्य पौधों से होती है, स्थलीय पौधों से, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं से होती है। उत्पादक में ये सब आ जाएंगे। सूर्य में सनलाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्लोरोफिल भी होता है इसमें, और भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 का इस्तेमाल करते हैं। ये पौधे हो जाते हैं। इन पौधों को जो खाने वाले होंगे उसमें से नंबर 2 बात करेंगे उत्पादक की, उपभोक्ता कंज्यूमर में क्या क्या होंगे? प्राथमिक कंज्यूमर होंगे। प्राथमिक कंज्यूमर में कौन कौन आएंगे? जो पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं। इसमें से कुछ ऐसे छोटे कीट होंगे जो पेड़ पौधों को खाते हैं। कीट, यहां पर आपको देखना होगा कीट, ये ऐसे छोटे कीट होते हैं जो पेड़ पौधों पर अपनी फीडिंग करते हैं, पेड़ पौधों पर अपना खाना निकालते हैं, पेड़ पौधों के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं। आपने देखा ही होगा, ऐसे बहुत सारे कीट देख जाएंगे आपको जो पेड़ पौधों की पत्तियों पर बैठते हैं और वो उनको काटते रहते हैं और उनमें छेद बना देते हैं। तो जो गांव से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं लोग, उनको पता होगा कि किस किस प्रकार के कीट होते हैं जो पेड़ पौधों पर रहते हैं और उनको खा जाते हैं। तो ऐसे कीट जो होते हैं ये तालाब में भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ में कुछ लार्वा होते हैं, जैसे मेढक के लार्वा हो गए या अन्य लार्वा, मच्छरों के लार्वा। ऐसे लार्वा जो होंगे आपको, ये भी पेड़ पौधों पर ही अपनी फीडिंग करते हैं, पूरी तरह से निर्भर होते हैं पेड़ पौधों पर। इनको और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ये सिर्फ पेड़ पौधों पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं संपूर्ण रूप से।
तो इसमें लार्वा भी आपका कंसिडर कर लिया जाएगा। तो कीट, लार्वा व अन्य छोटे छोटे जीव होते हैं जो पेड़ पौधों पर अपनी फीडिंग करते हैं। इन प्राथमिक पर जो डिपेंडेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक। द्वितीयक द्वितीयक जो होते हैं सेकेंडरी में जो आ जाते हैं हमारे, वो आ जाते हैं मछलियां, जो छोटी मछलियां होती हैं। छोटी मछलियां जो होती हैं वो द्वितीयक में आ जाती हैं, सेकेंडरी में कंसिडर होती है द्वितीयक। इसी द्वितीयक में कुछ कछुआ वगैरह भी आ जाते हैं। कछुआ तो हमारा प्राथमिक में भी आ जाता है, पेड़ पौधों को भी खाता है। एक्चुअली में वो सर्वाहारी होता है, कुछ कीटों को भी खा जाता है, कुछ खाद्य पदार्थों को भी खाता है कछुआ। आप उसको चना दीजिए, दाल दीजिए, चावल दीजिए, सब खाएगा वो, तो वो भी खाने का काम करता है। तो तृतीयक में जो आती है हमारी बड़ी मछलियां, जैसे सार्क। वैसे सार्क तो यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तालाब में कुछ ऐसी बड़ी मछलियां जरूर होती हैं जो मांसाहारी होती हैं। अब कुछ ऐसी मछलियां छोटी होती हैं जो मांसाहारी तो होती है, लेकिन वो कीट और लार्वा यही खाती रहती हैं। लेकिन जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को अपना भोजन बना लेती हैं, और ये तृतीयक उपभोक्ता में शामिल हो जाती हैं आके। तो इस तरह से एक तालाब में आप ये देखते हो। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है जिसे हम कहते हैं अपघटक। अपघटक जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ये पूरी तरह से, जब भी कोई चीज सड़ रही होती है उसमें पूरी तरह से लग जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, अपमार्जक होते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ये अपमार्जन करते हैं, साफ सफाई करने का काम करते हैं। तो ये अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक में कौन कौन आ जाएगा? कवक आ जाएंगे और बैक्टीरिया आ जाएगा, यानी जीवाणु आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपने देखा कि एक तालाब के पारतंत्र में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये आपके सामने है। एक तालाब पारतंत्र में सिंपली इतना हो सकता है। तो इससे जो प्रश्न बन सकते हैं आपके, मैंने लगभग कवर कर लिए जहां से पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद इसका एक दूसरा पार्ट भी होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा वन डेटा फैक्चुअल क्वेश्चंस में। लेकिन आइए आज जान लेते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को, जो कि हम इसी वीडियो में आपके हम चर्चा कर लेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जो देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी कुछ मैं सब बताता जाता हूं, बोलता जाता हूं, सब महत्वपूर्ण है भाई। आप इसको लिखिएगा, नोट करके रखिएगा अपने पास। तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सब आप लिखने वाली हैं। सबसे बड़ा पारतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा पारतंत्र। पहला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पारतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा पारतंत्र, तो विश्व का सबसे बड़ा पारतंत्र है जिसे हम कहते हैं महासागरीय पारतंत्र। महासागरीय पारतंत्र, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा है वो जल है, और महासागरों में सबसे ज्यादा जल है, तो इसीलिए वहां का जो पारतंत्र का निर्माण होता है वो सबसे बड़ा पारतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम पारतंत्र। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम पारतंत्र क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम पारतंत्र होता है कृषि। कृषि जो किसान करता है खेतों में, देखते होंगे आप, गांव में कितने सारे खेत होते हैं, सब में खेती होती है, वहां पर भी कुछ जीव रहते हैं, वहां पर भी पेड़ पौधे होते हैं, और वहां पर भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है एक से दूसरे में। तो इस तरह से विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम पारतंत्र कृषि। एक सामान्य पारतंत्र किसे कहते हैं? सामान्य पारतंत्र जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, जैसे तालाब पारतंत्र। तालाब पारतंत्र सामान्य पारतंत्र होता है, तालाब पारतंत्र। नेक्स्ट, उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड किस प्रकार बनता है? हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं कई बार बता चुका हूं भी लेक्चर में भी, संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर उल्टा पिरामिड जब भी बनेगा वो संख्या के आधार पर बनेगा गाइस, ये आप ध्यान रखेंगे। उल्टा पिरामिड का निर्माण जब भी होगा वो संख्या के आधार पर होगा। संख्या के आधार पर ही पिरामिड का निर्माण होता है।
मैं आपको बनाकर बता देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये ऊर्जा का पिरामिड नहीं, ये संख्या के आधार पे। जैसे एक वृक्ष होता है बरगद, बरगद ये बहुत ही पुराना वृक्ष है, बहुवर्षीय वृक्ष है, सैकड़ों साल जीता है ये वृक्ष। इस वृक्ष पर रहने वाली बड़ी चिड़िया की संख्या कुछ इतनी होगी, इस वृक्ष पर रहने वाली छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया, और इस वृक्ष पर रहने वाले जो कीट पतंगे हैं उनकी संख्या ऐसे होगी। यानी ये संख्या के आधार पे है। बरगद कितनी थी संख्या में? एक बरगद में बड़ी चिड़ियों की संख्या कुछ होगी लेकिन कम होगी, उससे ज्यादा संख्या होगी छोटी चिड़ियों की, और सबसे ज्यादा संख्या होगी कीटों की। तो ये संख्या के आधार पे एक उल्टा पिरामिड बनता है। तो आई होप दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने लगभग चीजें कवर करने की कोशिश की है, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहूंगा आपसे कि देखिए, कुछ हमारे दोस्त जो है कहते हैं कि सर जो है आप नोट्स भी प्रोवाइड करिए। तो नोट्स के लिए भी हमारा पीडीएफ क्लास होता है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में होता है, और उसके लिए नंबर हमारा आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर मैं ऑलरेडी अपना मेंशन कर चुका हूं, हमारे पेज पे जाके आप हमारा नंबर ले सकते हैं, और या नंबर पेज पर जाकर, या मैं लिखे दे रहा हूं, आसानी से आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। तो मैं अपना नंबर यहां पर डाल दे रहा हूं। ये नंबर है, और इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, मैसेज लिखकर भेजेंगे पीडीएफ नोट्स फॉर दिस लेक्चर। जो भी नाम होगा उस लेक्चर का नाम आप डाल देंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर पीडीएफ क्लासेस भी होती हैं। हर एग्जाम से संबंधित अलग अलग आपको पीडीएफ क्लासेस के मतलब है कि जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं पहुंच पाते हमारे शिक्षण संस्थान तक, हमारी कोचिंग तक नहीं आ पाते हैं, तो वो कोचिंग तक नहीं आ पाते हैं, तो वो हमसे नोट्स जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।